उदारवाद। उदारवाद का अर्थ जो था वो था आज़ादी। ये बात याद रखना, उदारवाद का जो अर्थ था वो आज़ादी था। और टॉपिक का नाम क्या है? उदारवाद के मायने क्या थे? उदारवाद के मायने क्या थे? उदारवाद दो क्षेत्रों में विशेषकर किसने अपनी भूमिका निभाई। एक राजनीतिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में और एक आर्थिक क्षेत्र में। एक आर्थिक क्षेत्र में। राजनीतिक हम डिस्कस कर चुके, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसके बारे में कि उदारवाद में राजनीतिक क्षेत्र, दो तरह के क्षेत्र आ गए उदारवाद के हिसाब से। आर्थिक क्षेत्र पे इसका अलग प्रभाव था और राजनीतिक क्षेत्र पे अलग। अगर राजनीतिक क्षेत्र देखें हम लोग, राजनीतिक क्षेत्र, तो उसमें पहला पॉइंट क्या था कि उदारवादी ये चाहते थे कि एक ऐसी सरकार का गठन हो। उदारवादी एक ऐसी सरकार का गठन चाहते थे, एक ऐसी सरकार का गठन चाहते थे जो लोगों द्वारा चुनी गई, जो लोगों द्वारा चुनी गई हो, जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। पहला पॉइंट तो यही था कि उदारवादी एक ऐसी सरकार का गठन करना चाहते थे जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो उदारवादी निरंकुश राजाओं के विशेषाधिकार की समाप्ति चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि निरंकुश राजाओं के जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त करना है। देखो, उदारवाद का मतलब ही आज़ाद होता है। हर कोई व्यक्ति आज़ाद होना चाहता था, वो नहीं चाहता था हम किसी के दबाव में काम करें। वैसे भी निरंकुश राजा जो थे वो लोग अंकुश लगाते नहीं थे और सत्ता के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, तो उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहते थे। और तीसरा पॉइंट था संपत्ति का विशेषाधिकार जीवित रखना चाहते थे, जीवित रखना चाहते थे। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और संपत्ति का विशेषाधिकार मैं पहले भी समझा चुका, दोबारा एक छोटी सी बात बता देता हूं कि संपत्ति का विशेषाधिकार क्या होता है। अगर मैं संपत्ति का विशेषाधिकार देखूं तो संपत्ति का विशेषाधिकार क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको मैं एक संपत्ति का अधिकार दे दूं, मान लो आप ए व्यक्ति हो और आपके पास अधिकार है, सरकार आपकी भूमि को लेना चाहती है तो आप नहीं दोगे अगर आपके पास ये विशेषाधिकार है। ये बात याद रखना, सरकार आपकी भूमि को लेना चाहती है। भूमि अधिग्रहण आपने देखा भी है, रोड बनाई जाती हैं। अभी पीछे अगर हम देखें तो जो भूना के पास गांव है गोरखपुर, उसके अंदर सरकार ने सारी की सारी लोगों की जमीन अधिग्रहण कर ली। अब यहाँ से अगर माडा से अगर देखा जाए तो हांसी से रेलवे लाइन जाएगी जींद तक, तो उसमें लोगों की संपत्ति को ले लिया जाएगा मुंह मांगे दामों पर। लेकिन अगर आपके पास संपत्ति का अधिकार है तो आप वो चीज सरकार को नहीं दोगे अगर वो आपके मौलिक अधिकार में है। और ये चाहते थे कि संपत्ति का विशेषाधिकार बना रहे, और ऐसा नेपोलियन ने भी सोचा था। तो इसीलिए इस संपत्ति के विशेषाधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। 44वें संशोधन के तहत हमारे मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया। ये बात याद रखना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था?
कानून के समक्ष बराबरी का अर्थ, कानून के समक्ष बराबरी का, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार का अर्थ, बराबरी के अधिकार का अर्थ मताधिकार से नहीं था, मताधिकार से नहीं था। यह बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो। मताधिकार मतलब अगर आप कानून के समक्ष बराबर हो तो आप ये कहोगे कि मुझे भी मत डालने का अधिकार है, लेकिन आपके पास मताधिकार नहीं था। केवल संपत्तिवान पुरुषों के पास यह अधिकार था, यह अधिकार था। यह बात याद रखो कि जो सरकार चुनी जाएगी, ठीक है, कानून के समक्ष बराबरी भी हो गई और सरकार भी चुनने का अधिकार लोगों के पास आ गया, लेकिन फिर भी उस सरकार में मत देने का अधिकार जो था, या कभी भी किसी के आगे अगर आपको बोलना है तो उस मताधिकार जो था वो सिर्फ किनके पास था? केवल संपत्तिवान पुरुषों के पास यह अधिकार था। गरीब व्यक्तियों के पास या फीमेल्स के पास यह अधिकार नहीं था, यह अधिकार नहीं था। तो ये बात याद रखें। और ये बात भी एनसीईआरटी में जिक्र है कि जो औरतें हैं, औरतों को गुलाम मान लिया गया था। औरतों को क्या माना गया था? गुलाम। याद रखना कि जो औरतों को, नेपोलियन ने भी औरतों को पुरुषों का गुलाम माना। ये बात आप याद रखो कि जो नेपोलियन था उसने भी औरतों को पुरुषों का गुलाम माना था, उनके पास मताधिकार नहीं थे। तो ये तो बात है आर्थिक क्षेत्र की सॉरी सामाजिक क्षेत्र को किस तरीके से आपने लिखना है। ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो अच्छे से और पूरा समझा सकते हो। अब चलते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। अब चलते हैं हम लोग आर्थिक क्षेत्र पर कि आर्थिक क्षेत्र में क्या था। देखो, आर्थिक क्षेत्र उदारवादी या उदारवादी चाहते थे कि मुक्त व्यापार हो और बाजार में सभी को आजादी मिले। बाजार में सभी को आजादी मिले। ये बात आप याद रखेंगे। उदारवादी यही चाहते थे कि मुक्त व्यापार हो, बाजार में सभी को आजादी मिले और राज्यों की जो पकड़ बाजार पर है, पकड़ बाजार पर होती है वह समाप्त हो जाए। इस तरह का कुछ आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि नया मध्य वर्ग बना था। नया मध्य वर्ग यही चाहता था कि हमें व्यापार करने की आजादी हो। लेकिन अगर हम एक उदाहरण लें, जो जर्मन राष्ट्र संबंधी क्षेत्र थे, उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण देखो आप लोग कि जो जर्मन राष्ट्रीय क्षेत्रों में नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया था। महासंघ
बनाया, 39 राज्यों का महासंघ बनाया था, उसमें 39 क्षेत्रों का, या राज्यों का लगा लो, 39 क्षेत्रों का महासंघ बनाया। उसमें हर क्षेत्र की मापतोल इकाई और मुद्रा अलग अलग थी। ये बात आप याद रखें। अभी देखो, जर्मन राष्ट्र क्या उदारवादी क्या चाहते हैं कि बाजार में हमें मुक्त कर दिया जाए, बाजार बिल्कुल फ्री हो जाए, एक ही मापतोल की इकाई हो जाए। लेकिन उदाहरण जो एनसीईआरटी में दिया है कि जर्मन राष्ट्रीय क्षेत्र थे, उसमें नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया, उसमें हर क्षेत्र की मापतोल की इकाई और मुद्रा अलग थी। अब इसके चलते क्या होता था, देखो, अगर एक व्यक्ति को इसके चलते यदि एक व्यापारी को हैम्बर्ग से 1933 में, इसके चलते यदि एक व्यापारी को 1933 में इसके चलते यदि एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना पड़ता तो उसे 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता। 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता और 5% सीमा शुल्क देना पड़ता। अब देखो आप लोग, जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उसको हर जगह 5% सीमा शुल्क देना पड़ेगा, तो मान लो एक 100 रुपए की चीज है, अगर आप 11 क्षेत्रों से गुजरे तो पहले क्षेत्र पर उसे 105 रुपए देने होंगे, अगले क्षेत्र पर उसे 112 रुपए देने होंगे, अगले क्षेत्र पर उसे 120 रुपए देने होंगे। तो इस तरीके से चलते चलते वो चीज 200 रुपए की हो जाएगी। 100 रुपए की जो चीज थी वो कितने की हो गई, 200 रुपए की। तो वो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, इन सभी सीमा शुल्कों को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो आई होप बड़ी आसानी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप देखो कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना पड़ता तो 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था और 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, हिसाब किताब लगाने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसके बाद क्या लिखोगे आप, इसके कारण हिसाब किताब में काफी समय निकल जाता था। तो अगर ये हिसाब किताब इतना ज्यादा हैची हो जाएगा, इतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो वो यही चाहते थे कि बाजार क्या रहे, मुक्त रहे और बिल्कुल उधर कोई भी सीमा शुल्क ना लगाया जाए और एक ही मुद्रा रहे, ताकि हिसाब किताब करने में भी दिक्कत ना आए और चीजें भी सस्ती हो। एक और उदाहरण एनसीईआरटी में है, अगर आप लिखो तो उदाहरण के तौर पर कपड़े को मापने की इकाई एले थी। यूरोप में कपड़े को मापने की इकाई एले थी। और एक एले अगर फ्रैंकफर्ट शहर में देखा जाता, फ्रैंकफर्ट शहर में 64.7 सेंटीमीटर के बराबर था। एक एले न्यूरेमबर्ग में या मेंज भी जगह का नाम है, मेंज शहर में
54.7 सेंटीमीटर था और ये 55 सेंटीमीटर था। इसी तरीके से एक एलए का माप अगर आप देखोगे तो न्यूरेमबर्ग में 65.7 था। तो आप खुद हिसाब किताब लगा लो कि अगर एक कपड़ा आप फ्रैंकफर्ट शहर में खरीद रहे हो तो आपको 54.7 सेंटीमीटर मिल रहा है, उसी कपड़े को आप मेन शहर में खरीदते हो तो 55 सेंटीमीटर मिल रहा है, और उसी कपड़े को अगर न्यूरेमबर्ग में खरीद रहे हो तो 65.7 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उदारवादी चाहते थे कि बाजार मुक्त हो। इन सब चीजों को देखते हुए या इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, इन सब चीजों को इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए, उदारवादियों की मांग थी कि व्यापार मुक्त हो, ठीक है। एक शुल्क हो और दूसरा एक मुद्रा हो। तो आई होप आप इस चीज को बड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से उदारवाद के जो मायने थे वो दोनों क्षेत्रों में आप नोट्स बना लें। इसके 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। आई होप अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।